गुड मॉर्निंग क्लास। पहले पाठ में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। दूसरा पाठ का जो विषय है वो है वर्ण। ठीक है, दूसरे पाठ का विषय क्या है? वर्ण। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है क्योंकि वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्णों का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया था कि अगर किसी शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से हम करेंगे। मान लीजिए आपके पाठ में सबसे पहला अक्षर है गाजर, तो गाजर का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे गाजर कैसे लिखेंगे। गाजर ग अकार गा ज र, ठीक है ना। गाजर में ग के साथ क्या कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। तो ग हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ ज जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये हो गया गाजर। ठीक है, फिर देखिए आप, दूसरा शब्द है सितार। सितार, सितार में स के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ई। सितार स हलंत जोड़ ई, छोटी ई, क्योंकि हर्षिकार का मात्रा है। सितार में हर्ष ई का मात्रा लगा हुआ है, तो स हलंत जोड़ ई जोड़ त हलंत जोड़ आ, ता हो गया, जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये हो गया आपका सितार। ठीक है, फिर तीसरा शब्द है आपका सेब। स, अब स के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है? स व्यंजन के साथ ए मिला हुआ है, ए। से, स में एकार से होता है और व होता है, तो स हलंत जोड़ ए से जोड़ व हलंत जोड़ अ, सेब हो गया। ठीक है ना। ब हलंत जोड़ अ, ब हो गया, ये हो गया आपका सेब। ठीक है, तो आपने देखा कि गाजर, सितार और सेब जो शब्द है वो कई ध्वनियों को मिलाकर बनाया गया है। जब इन शब्दों के ध्वनियों को हमने अलग किया तो गाजर, सितार और सेब शब्द जो है वो कई ध्वनियों को मिलाकर ये शब्द जो है वो बने हैं। इन ध्वनियों को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों को ही, जो ध्वनि अलग हुए हैं उन्हें ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि, जब भी हम कुछ बोलते हैं हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो क्या हो गया? ध्वनि हो गया। कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, और वही ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। तो आपने देखा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ा नहीं जा सकता मतलब जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जितने भी आवाज़ है, उन्हें लिखने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्णों का जो क्रम होता है, क्रम मतलब संख्या, वर्णों का जो क्रम होता है अर्थात वर्णों की जो लड़ी होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपने जाना वर्ण के बारे में, सबसे पहले आपने जाना ध्वनि के बारे में। ध्वनि, हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। सभी अक्षर में जो कुछ भी हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो शब्द से जब हम उनके ध्वनियों को अलग करते हैं तो उन ध्वनियों की संख्या के बारे में हमें पता चलता है। जैसे आपने देखा गाजर, गाजर में ग हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ अ है, गाजर है। तो इसमें देखिए 3 अक्षर है, लेकिन इसको जब हमने इसकी ध्वनियों को अलग किया है तो 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हो गई। उसी तरह सितार में भी 6 ध्वनियाँ हैं, सेब में 4 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना। और दूसरी में जाना कि वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते हैं।
और हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं सबको लिखने के लिए कोई ना कोई वर्ण है, वर्णों का प्रयोग किया जाता है और वर्णों के क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। इस तरह स्वर से स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 है। फिर आपके अंग अह भी है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अंग अह को क्यों नहीं शामिल किया गया है स्वरों में? अंग अह को इसलिए नहीं, लिखते तो हैं हम स्वरों के साथ, लेकिन अंग अह को स्वरों में इनकी संख्या नहीं गिनी गई है। इन्हें स्वरों में शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है। अंग का उच्चारण अनुस्वार के रूप में होता है और अह का उच्चारण विसर्ग के रूप में होता है। देख, अह का उच्चारण किसके रूप में होता है? विसर्ग के रूप में। और अंग का उच्चारण किसके रूप में होता है? अनुस्वार के रूप में। तो इसलिए न तो इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। स्वरों के बारे में आप जान गए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग अह को स्वरों के साथ हम लिखते हैं, लेकिन इनकी जो गिनती है स्वरों में नहीं की जाती है। इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि ये अयोगवाह कहलाते हैं और अयोगवाह वे होते हैं जो कि न तो स्वरों की तरह उनका उच्चारण होता है, न ही व्यंजनों की तरह होता है। स्वरों के बारे में आप जान गए। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है। व्यंजन क से लेके ह तक, क से लेके ज्ञ स्र तक जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब अलग अलग अब आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं। ठीक है ना। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। उसी तरह च, छ, ज, झ, ञ, इसमें भी 5 है। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें भी 5 है। त, थ, द, ध, न, इसमें भी 5 है। प, फ, ब, भ, म, इसमें भी 5 है। देखिए ये सभी वर्ग में क से अंग तक के जो वर्ण हैं वो क वर्ग में आते हैं। क से अंग तक को हम क्या बोलते हैं? क वर्ग, क्योंकि क वर्ग में आते ही है, क वाले समूह में आते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न को ट वर्ग कहा जाता है। त, थ, द, ध, न को त वर्ग कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म को क्या कहा जाता है? प वर्ग कहा जाता है। ये 5 सभी वर्ग में 5-5 है और इसकी 5 पंक्तियां हैं। तो ये कितने हो गए? 5 पंचे 25। ये आप क से म तक के जो व्यंजन है उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के भीतर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो इसलिए क वर्ग से प वर्ग तक के जो व्यंजन है उनको हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अब ये देखिए य, र, ल, व को अलग लिखा गया है। य, र, ल, व, ये इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी होगी? 4। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अंतस्थ मतलब जो हमारे तालू के ऊपर का जो भाग होता है, अंदर का भाग, वहाँ से उसका उच्चारण होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब है तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इनको हम, ये जो इनकी संख्या भी 4 है, इनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके इन चारों को देखिए। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से गर्म हवा से निकलती है। स, स, ह।
आप उच्चारण करके देखिए, आपके मुंह से ऊष्मा निकलती है, मतलब गर्म वायु के रूप में निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा गया है। उष्म व्यंजन मतलब ऊष्मा प्रदान करने वाली, गर्म वायु देने वाली, उष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। अब नीचे देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। ये छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। छ, क हलंत जोड़ श जोड़ अ, ये हो गया आपका क्ष। त्र, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये हो गया आपका त्र। ज्ञ, ज हलंत जोड़ य जोड़ अ, ये हो गया आपका ज्ञ। और स्र तलाबे स, श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये हो गया आपका स्र। देखिए, ये भी 4 है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाए। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। योग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं, इसलिए कौन से व्यंजन कहलाए, संयुक्त व्यंजन कहलाए। तो आपने देखा, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो 5-5 सभी वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 व्यंजन हैं। तो कवर्ग से लेके पवर्ग तक के जो व्यंजन है अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व इनकी संख्या 4 है, ये अंतस्थ कहलाते हैं। तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह ये उस व्यंजन कहलाते हैं। क्यों उस व्यंजन कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बतला दिया। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए आप, टवर्ग के पास लाल रंग से र और ढ लिखा गया है। ये र और ढ जो है, ये टवर्ग का ड से र बन गया है और टवर्ग का ढ से ढ बन गया है। इन्हें हम स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है ना। र और ढ को स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि देखिए, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़, र, ढ है, उसका उच्चारण ढ नहीं होगा, पढ़। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा में क्या है, बूढ़ा नहीं होगा, ढ नहीं होगा, ढ़ होगा, बूढ़ा, ठीक है। इसलिए मैंने इसका रूप भी आपको बता दिया, ठीक है। ये स्वनिम ध्वनियाँ कहलाती हैं, र और ढ। अब हम जानते हैं स्वरों के बारे में। स्वरों के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से निकलती है, इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। आपने जाना स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अंग और अह को हम अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है, इसलिए अंग अह को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। स्वरों की मात्राएं होती है। अ को छोड़कर सभी व्यंजनों में मिला होता है, क्योंकि अ के बिना, अस्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अ सभी व्यंजनों में मिला होता है, जैसे क हलंत जोड़ अ क, ख हलंत जोड़ अ ख, ग हलंत जोड़ अ ग, इसी तरह च हलंत जोड़ अ च। मतलब सभी व्यंजनों में अ स्वर मिले होते हैं, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। बाकी जितने भी स्वर हैं सभी की मात्राएं होती है। आ का मात्रा क्या होता है, आकार। ई का मात्रा हर्षिकार। बड़ी ई का मात्रा दीर्घिकार। ऊ का मात्रा हर्ष ऊकार। बड़े ऊ का मात्रा दीर्घ ऊकार। ए का मात्रा ऊपर एक एकले। ए का मात्रा ऊपर 2 एकले, ए। ओ का मात्रा ओकार, क एक क आकार और ऊपर एक एकले, ठीक है ना, को। क का मात्रा पाई और ऊपर 2 एकले,
अंग का मात्रा अनुस्वार के रूप में होता है, मैंने आपको बताया ही था। और अह का जो मात्रा है वो विसर्ग के रूप में होता है। विसर्ग का मतलब दो बिंदु लगाए जाते हैं, वर्णों के बाद दो बिंदु लगाए जाते हैं, तो ये विसर्ग कहलाया। ठीक है, जान गए आप। अंग और अ को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये न स्वर है और न ही व्यंजन है, इसलिए ये अयोगवाक कहलाते हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है, अ का प्रयोग विसर्ग के रूप में होता है। जैसे नमः, प्रातः, प्रायः, स्वतः, ठीक है, शनैः, शनैः, ठीक है। ये अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन स्वरों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैंने आपको बताया है कि व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। आपने जाना व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों को स्वरों के सहायता के बिना नहीं बोला जाता है। जब व्यंजनों से उनके स्वरों को हटा लिया जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। हल चिन्ह उसको बोलते हैं। हलंत नीचे व्यंजनों के नीचे जब लगाया जाता है तो इसको देखिए, यहाँ पे हल चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, हल चिन्ह लगाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, व्यंजनों के नीचे तिरछी हलंत नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर व्यंजन के नीचे तिरछी हल चिन्ह नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ हो, तो हमें समझना चाहिए कि इसमें कोई स्वर नहीं है। यदि हलंत लगा है तो उसमें कोई स्वर नहीं यदि हलंत लगा है तो उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ क हो गया, क हलंत जोड़ ई की हो गया, क हलंत जोड़ उ कू हो गया, क हलंत जोड़ री क्री हो गया, क हलंत जोड़ ए के हो गया, क हलंत जोड़ ओ को हो गया। तो ये आपने जाना कि व्यंजनों के साथ स्वरों के जो सभी स्वरों के चिन्हों के बारे में मैंने आपको बताया। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, परंतु ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। आ का आकार, ई का हर्षिकार, ऐसे मैंने आपको बतलाया है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त अक्षर है। क्यों संयुक्त है ये भी मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। हिंदी स्वरों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है। हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है, इसे हम सिरोरेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा। सिरोरेखा का मतलब क्या हो गया? सिर पर रेखा। समझ गए? प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। ठीक है, आप उसको कंप्लीट करेंगे और फिर याद करेंगे। थैंक यू क्लास।